मित्रों, अब तक हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी देख लिया। लास्ट टाइम अपना फोकस रहा था ये लीगल टेंडर्स। तो वहां पर कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स और करेंसी नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्यों बोला जाता है, डिमोनेटाइजेशन का पॉलिटी एंगल क्या है वगैरह हमने कुछ देखा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन आजकल ज्यादा बार है कि भाई बैंक मनी, ये डिजिटल पेमेंट, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो इन दैट कंटेक्स्ट ये आज हम लोग ये एटीएम कैसे काम करता है, रुपे कार्ड टेक्नोलॉजी क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, यूपीआई, भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस, इन सब के ऊपर थियरी, करंट, कंटेम्पररी इशू हम देखेंगे। एज सच मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैंक मनी के बैकएंड में भी आपने फिएट मनी कोई बैंक अकाउंट में डाला है, उस हिसाब से बैंक मनी मतलब कोई पेपर ऑर्डर जनरेट होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जनरेट होता है जिसकी मदद से स्पॉट पेमेंट भी हो सकता है या डिफर्ड पेमेंट भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग ये पेपर ऑर्डर और उसके अंदर भी बहुत ही आसान उदाहरण चेक, वो कैसे काम करता है जरा पढ़ते हैं। वाइसरॉय रिपन, उन्होंने भारत के अंदर क्या क्या काम किया, घर पे आराम से पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी के ऊपर तो वो कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेम वे इवन इंडियन इकोनॉमी के अंदर उनका महत्व है, क्योंकि इनके कार्यकाल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पास किया गया। आप समझिए, अंग्रेजों के जमाने में भी बैंक सिस्टम था, चेकबुक भी थी, लेकिन आम लोग, व्यापारी वो चेक एक्सेप्ट करने से कतराते थे। उनको लगता था कि अगर बाउंस हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा। तो लोगों के प्रति ये चेकबुक और इस प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन का विश्वास बढ़ाने के लिए ये कानून बनाया गया। एज सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये कानून के अंतर्गत कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर्ड हैं। सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज। मित्रों, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये राजू बाबूराव को एक कागज का टुकड़ा दे दे जिसपे ये लिखा हो कि भाई श्याम, बाबूराव को 500 रुपए इस तारीख को आप दे देना, साइन बाय राजू। तो यहाँ पर क्या है, 3 पार्टियां हैं, राइट। और जिसने कागज का टुकड़ा दिया तो सामने वाले ने तीसरी पार्टी से वो पैसा लेना है। एक तो ये हो सकता था कि बाबूराव उस तारीख तक वेट करें और फिर अपना पैसा ले ले, और अगर उनको जल्दी हो देन ही कुड सेल दिस बिल ऑफ एक्सचेंज एट डिस्काउंट टू सम थर्ड पार्टी, कि भाई तू लेना और अभी मुझे 500 नहीं 400 रुपए दे दे। तो इस प्रकार से इसका नेगोशिएशन भी हो सकता है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर खास बात यह है मित्रों कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब वो रेवेन्यू स्टैंप खरीद के लगाना पड़ता है, और वो रेवेन्यू स्टैंप आपने खरीदा सो ऑटोमेटिकली यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये अंग्रेजों के जमाने में अगर 500 रुपए तक का बिल ऑफ एक्सचेंज हो तो उसके ऊपर 1 रुपये 25 पैसे का स्टैंप लगाना पड़ता था। ओके, सो अंडर दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कवर्ड हैं। फर्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको बताया 3 पार्टियां होती हैं और इसके ऊपर स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड। उसके विपरीत चेक, यहाँ पर भी 3 पार्टियां ही होती हैं। मैं आपको चेक दे रहा हूँ सो आई एम द ड्रॉवर। मैं आपको एसबीआई का चेक दे रहा हूँ तो मतलब वो ड्रॉवी बैंक है, एंड बिकॉज यू आर द रेसिपिएंट तो आपको बोलते हैं पे, यू आर द पे। बट यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के विपरीत स्टैंपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई रेवेन्यू स्टैंप लगाना नहीं पड़ता, बस आपने साइन करना है और एक क्रॉसिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इस कानून के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक तीसरा प्रकार है प्रॉमिसरी नोट्स। यहाँ पर 3 नहीं केवल 2 पार्टियां होती हैं कि मैं एक कागज के टुकड़े पे आपको लिख के दे दूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस सम ऑफ अमाउंट ऑन दिस डेट, तो ये हो गया अपना प्रॉमिसरी नोट। लेकिन आप याद रखना कि ये फिएट मनी नहीं है। फिएट मनी तो अलग चीज है, वहां पर भी बराबर है कि गवर्नर ने कुछ लिखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 2000 रुपीज, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से फिएट मनी इज इशूड। ये तो कोई भी ओंगा पोंगा अपना प्रॉमिसरी नोट दे सकता है। उस जमाने में प्रॉमिसरी नोट को बोलते हैं पी नोट। आज की तारीख में भी पी नोट तो है, बट उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट। तो दोनों को कंफ्यूज मत करो। प्रॉमिसरी नोट इज अ डिफरेंट थिंग, पार्टिसिपेटरी नोट इज अ डिफरेंट थिंग। जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत के शेयर बाजार में विदाउट पैन कार्ड अगर खेलना चाहता है तो वो जो काम करता है वो होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रॉमिसरी नोट इज अ डिफरेंट थिंग। वो पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे फाइनेंस के वक्त। इसके अलावा भी बाय कस्टम और यूजेज भारत के अंदर जिन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हो रहा था, चाहे वो हुंडी हो, शेयर वारंट, डिविडेंड वारंट, बैंकर्स ड्राफ्ट, सर्कुलर नोट्स, बियरर डिबेंचर, रेलवे रिसीव, डिलीवरी ऑर्डर्स, इन सब के ऊपर भी जो कानून या कोई घपला हो गया तो किसकी क्या जिम्मेदारी होगी वगैरह, वो सारी चीजों को कवर किया गया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। ये बाकी के यूजेज के हिसाब से जो जो उदाहरण है बैंक की परीक्षाओं में याद रखना है, अपने लिए ये इतना काम नहीं। मैं एक बार और आपको बता दूं, जब जब आपको ये दिखे आईबीपीएस लोगो तो समझ लेना कि वो वाली स्लाइड का बैंक की परीक्षाओं में ज्यादा उपयोग है, यूपीएससी के लिए रिलेटिवली इट इज लेस इंपॉर्टेंट। खैर,
ये 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस वगैरह हो जाए तो इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपको पता होगा कि अरबों रुपए के ऐसे केस पेंडिंग है तारीख पे तारीख। तो साल 2015 के अंदर सरकार इस कानून में कुछ सुधार लेके आई और वो सारे सुधार नोटिफाई किए गए जनवरी 2016 को। अब यूपीएससी के अंदर कम से कम पिछले एक साल का करंट अफेयर्स तैयार करके जाना पड़ता है। सो इन दैट कंटेक्स्ट आल्सो दिस एक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये 2015 के अंदर इस कानून में क्या सुधार किए गए। ऐसा चेक डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि मैं आपको चेक दे दूं लेकिन मेरे खाते में इनसफिशिएंट फंड है, तो स्वाभाविक है वो ऑनर बैंक आपको वो उतना पैसा दे नहीं पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर इसके रिलेटेड प्रावधान है जहां पर कि सरकार ने सुधार किए। पहला सुधार जुरिस्डिक्शन। सपोज ये साधु यादव बिहार में बैठ के मुझे कोई चेक यहाँ पर लिख के देते हैं और मैं अहमदाबाद में वो कैश कराने जाऊँ और बाउंस हो जाता है, तो अब मुझे बिहार जाके कोई फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अहमदाबाद जिस ब्रांच में मैंने ये काम करने की प्रयत्न किया और नहीं हो पाया, उस इलाके में जो कोर्ट है मैं वहीं पे जाके फरियाद कर सकता हूँ। तो मतलब कि विक्टिम के लिए दौड़ा दौड़ी पहले से कम हो गई, ये सुधार हो गया। सेकंड थिंग, अगर कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंट फ्रॉडस्टर है तो उसके खिलाफ जितने भी केस अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ केसेस एट वन प्लेस, ऐसा भी प्रावधान किया गया। अदरवाइज क्या होगा कि इस वाली कोर्ट में वो बोलेगा कि मेरी वहां पर वो तारीख है और वो कोर्ट में बोलेगा कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता बिकॉज इन थर्ड कोर्ट सम अदर मैटर रिलेटेड टू दिस इज गोइंग ऑन। तो ऐसा होने पर तारीख पे तारीख चलती रहती है, विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता। सो बेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ केसेस। मित्रों, यूपीएससी मींस वहां पर जनरल स्टडीज पेपर टू पॉलिटी रिलेटेड चीजें आती हैं। 2013 में उन्होंने ये पूछा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये सेक्शन 66A में क्या सुधार किया गया, चर्चा करिए। फिर ये भी पूछ लिया कि भाई ये पेटेंट एक्ट के अंदर ये सेक्शन 3D वहां पर क्या चर्चा में है। तो मतलब कोई कानून और उसके कोई स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में आपको पूछा जाता है। खैर ये 2013 में ही पूछा, उसके बाद वाले वर्षों में फॉर्चुनेटली इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें नहीं पूछी। बट गॉड फॉरबिड इनको वापस मस्ती चढ़ जाए और यूपीएससी में ऐसा पूछें कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट इन द सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो अब आपको आएगा आसान है। उसका मूल उद्देश्य क्या है इन सुधारों का कि विक्टिम को जल्दी से न्याय मिले, उसका ग्रीवेंसेस और उसको परेशानी कम हो। खैर थोड़ा और थियरी टाइप का पढ़ लेते हैं। चेक के अलग अलग प्रकार तारीख के हिसाब से। अगर मैंने आपको चेक दिया लेकिन आपने 3 महीने के अंदर उसको निपटारा नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, देन इट विल बी कॉल्ड अ स्टेल चेक, बासी हो गया। देन पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि ये वाली तारीख के बाद आप उसको जाके जमा कराना। एंटी डेटेड चेक, मतलब ये वाली तारीख से पहले जाके आप वो बैंक में जमा करा देना। चेक के ऊपर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग आपने देखा होगा चेक में एसी पे ओनली एंड लाइक दैट। तो ये क्रॉसिंग के अलग अलग प्रकार क्या है। सपोज चेक के ऊपर कोई भी क्रॉसिंग ना किया जाए तो उसे बोलते हैं ओपन चेक या बियरर चेक, चेक विदाउट क्रॉसिंग। ये डेंजरस चीज है। सपोज मुझे कोई व्यक्ति चेक देता है मृणाल पटेल पे से 1000 रुपीज, लेकिन उसने कोई क्रॉसिंग नहीं किया और मेरे हाथ से ये चेक मिसप्लेस हो जाता है, कोई उसको चुरा लेता है, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो गो एंड विड्रॉ द मनी इन माई नेम, तो गफला हो जाएगा। हाँ ये बात भी बराबर लेटर से कि भाई मृणाल पटेल केवल इतना ही लिखा है और मेरे बदले कोई और व्यक्ति वहां पर जाता है और बैंक वाले बोलते हैं कि लाओ पान कार्ड या समथिंग लाइक दैट, देन ऑल्सो मृणाल पटेल नाम के तो और भी लोग हो सकते हैं ना। सो हमेशा कोई ना कोई क्रॉसिंग करना चाहिए, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ स्कैम कैन हैपन। सेकंड, तो मतलब वन कुड बी कि विदाउट क्रॉसिंग का चेक है। फिर एंड कंपनी, ऐसा कोई क्रॉसिंग किया जाए, इसे जनरल क्रॉसिंग भी बोलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा चलता था कि एंड को करके मुझे ये चेक किसी व्यापारी ने या किसी भी व्यक्ति ने दिया, तो मैं अब अपने क्लर्क को बैंक में बेचता हूं, तो बैंक वाले उसको रोकड़े में पैसा नहीं देंगे, वो मेरी जो कंपनी है, फर्म है मृणाल एंड को, उसके खाते में वो पैसा जमा हो जाएगा। तो मतलब बाहर पैसा निकाल नहीं सकते। अब इस एंड को के भी 2 प्रकार होते हैं, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब आप समझिए अंग्रेजों के जमाने में बैंकिंग सिस्टम तो था बट फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज लेस। तो ऐसा भी हो सकता है मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मुझे कोई बाहर वाले व्यक्ति ने चेक दिया एंड को करके, लेकिन मेरा बैंक में खाता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, किसी बड़े व्यापारी को अपना ये चेक दे दूंगा कि सेठ आपके पास तो बैंक का अकाउंट है, तो आप जाके इसको कर लो और आपके खाते में पैसा जमा हो जाए, लेटर से 500 रुपए, तो उसमें से मेरे को 450 आप दे देना, आप बीच का कमीशन रखो। सो लाइक दैट आई कुड डू नेगोशिएशन।
सेम वे मुझे अगर रॉ मटेरियल सप्लायर को कोई पैसा देना हो तो मैं अपने ही नाम वाला ये जो है उसको ट्रांसफर कर दूं या मेरे उधारी के लिए किसी को ट्रांसफर कर दूं। सो दिस थिंग लाइक दैट नेगोशिएशन वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा भी एक प्रकार हो सकता है, या फिर कि उस पर लिख दिया हो क्रॉसिंग में एंड को नॉट नेगोशिएबल, तो मैं किसी और को ये दे नहीं पाऊंगा। थर्ड टाइप जो आजकल मॉडर्न समय में हम देखते हैं, पेज अकाउंट ओनली, AC/PE ओनली। तो मतलब ये केवल मेरे खाते में ही जमा होगा, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, मैं किसी और को नहीं दे सकता। उधारी चुकाने के लिए XYZ वो मैं अपने खाते में जमा कराऊं, फिर मैं अपने लिए सेल्फ पे एक चेक लिखूं, वहां से रोकड़ा निकालूं और फिर मैं जाके कुछ कर सकता हूं। एंड लास्टली स्पेशल क्रॉसिंग, जैसे कि ऐसा लिख दिया जाए एंड को विद डिपॉजिट ओनली एट चेन्नई अकाउंट या चेन्नई बैंक। तो मतलब कि केवल उसी बैंक ब्रांच के अंदर जाके उसे जमा करा सकते हैं, बाकी कोई दूसरी बैंक में या ब्रांच में जाके किया तो दे आर नॉट लायबल टू पे। अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि ये RBI वगैरह बना उससे पहले भी अलग अलग बैंक तो थी, करीब 1300 से ज़्यादा भारत में बैंक थी। सो ऑब्वियसली मद्रास के अंदर कोई खोपचे में बैंक होगा तो बॉम्बे के अंदर लोगों को पता भी नहीं होगा उनकी बैंकों को कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है। सो इफ आई गो एंड टेक दैट चेक इनटू सम माय ब्रांच इन बॉम्बे, नो वन विल ऑनर इट। तो वहां पर स्पेसिफिक क्रॉसिंग कर दिया जाता था कि ये केवल ये वाली चेन्नई की बैंक में ही क्रॉस डालना है। सो स्पेशल क्रॉसिंग, तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो सकता है। अनदर टाइप ऑफ, इसी को अगर मैं थोड़ा और रिफाइन कर दूं तो चेक के दो प्रकार हो सकते हैं। एक कि जो क्रॉस उस पर कुछ किया गया है जिसको ऑर्डर चेक बोलते हैं, तो जनरल भी हो सकता है या स्पेसिफिक भी हो सकता है कि डिपॉजिट एट अ स्पेसिफिक ब्रांच, या फिर कि उसके ऊपर कोई क्रॉसिंग नहीं किया गया है, देन वी कैन से इट इज एन ओपन चेक या बेयरर चेक, ठीक है ना। जैसे ये अपने ट्रैवल चेक, उसको भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। एनीवन हु गोज एंड प्रेजेंट, तो चेक बैंक वाले उसको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो अब तक समझ लिया कि चेक क्या होता है, तारीख के हिसाब के उसके प्रकार, क्रॉसिंग के हिसाब से उसके प्रकार। अब आपने ये चेक बैंक में दिया तो उसका क्लियरेंस, अभी बैंक के अंदर जो भी स्टाफ है वो क्या करेगा, चेक ओके तो वो देखेगा कि नीचे नंबर बराबर है। फिर एक तो मैन्युअली क्लियरेंस हो सकता है, मतलब वो बड़ा सा एक रजिस्टर निकाले, वहां पर देखे कि ये चेक के नंबर के हिसाब से इस वाली पार्टी का है, उसके खाते में इतने पैसे हैं, फिर वो मैन्युअली माइनस करे एंड लाइक दैट, मैन्युअल क्लियरिंग वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरा हो सकता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम ACS, जिसके भी दो सब टाइप्स हैं। एक होता है माइकर, मतलब कि ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो नीचे लिखा गया है वो अपने मशीन में देखेगा और वहां पर क्योंकि आयन ऑक्साइड की इंक यूज करते हैं तो अपने आप वो जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सी ब्रांच का और किसके खाते का क्या नंबर हो रहा है। सो दैट इज माइकर टेक्नोलॉजी। और दूसरा होता है OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसा वो स्कैन करके हम PDF बनाते हैं, फिर उसके अंदर OCR करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट OCR टाइप का भी नीचे कुछ लिखावट हो और अपने आप मशीन डिटेक्ट कर ले और जल्दी जल्दी उसका क्लियरेंस हो जाए। OCR की अपेक्षा माइकर चेक टेक्नोलॉजी उसको ज्यादा सिक्योर और बढ़िया माना जाता है। तो एक उदाहरण देखते हैं, ये चेक और जो नीचे लिखा गया है दैट इज रिटन यूजिंग मैग्नेटिक इंक। तो शुरुआत में जो डिजिट्स हैं दैट इज द चेक नंबर, उसके बाद जो 9 डिजिट्स हैं दैट इज द माइकर कोड, जिसमें पहले 3 से पता चलता है कि सिटी कौन सी है, उसके बाद वाले 3 से पता चलता है कि बैंक कौन सी है, एंड लास्ट 3 डिजिट से पता चलता है कि उसकी ब्रांच कौन सी है। तो उस हिसाब से वो डिटेक्ट करेगा, जैसे अपना पिन कोड होता है वैसा माइकर कोड, और जल्दी जल्दी निपटारा हो सकता है। बट एक समस्या है कि भारत के अंदर तो बराबर इतने 9 डिजिट माइकर कोड तो सब कुछ कवर हो गया, लेकिन यही चेक अगर कोई नेपाल भेजे या पाकिस्तान तो हो सकता है वहां पर ओवरलैप हो जाए उनकी कोई अलग ब्रांच से और गड़बड़ हो जाए। तो फिर हम लेके आए ये IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखिए माइकर के अंदर देर आर ओनली डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, बट यहाँ पर देर आर 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फाबेट भी हो सकते हैं, 0 to 9 के आंकड़े भी हो सकते हैं। इधर शुरुआत के जो 4 लेटर्स होते हैं उससे पता चलता है कि बैंक का नाम कौन सा है, 5वां हमेशा 0 होता है, एंड देन लास्ट 6 उससे पता चलता है कि ये कौन सी ब्रांच से है, मतलब सिटी एंड देन ब्रांच, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया अपना IFSC कोड। ये चेक को आप अगर और बारीकी से देखें तो पता चलेगा ऊपर लिखा है वैलिड फॉर 3 months ओनली, मतलब उसके बाद अगर आप ये डालने जाएंगे देन इट विल बी कंसिडर्ड स्टेल चेक, बासी हो गया। अब नीचे कुछ और भी लिखा है, एट पार, ये लिखा है मल्टी सिटी चेक पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस ऑफ SBI। ये क्या है? चेक के लोकेशन के हिसाब से दो प्रकार हो सकते हैं, लोकल चेक वर्सेस एट पार चेक। जैसे कि ये पहला चेक है, आप पाएंगे आराम से पढ़ेंगे तो कि तिरुवनंतपुरम ब्रांच का नाम लिखा है। अब सपोज कोई केरला का व्यक्ति
केरला में ही वो भी तिरुवनंतपुरम में कुछ करता और वहां पे डालता तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक एज अ टूरिस्ट ही हैज कम टू अहमदाबाद और वो मुझे ये चेक देता है उसी के खाते से लिख के। अब ये वाला चेक अगर मैं एसबीआई की अहमदाबाद की ब्रांच में डालूंगा तो वो लोग मुझे पैसा तो देंगे, बट दे विल कंसीडर कि भाई ये तो तिरुवनंतपुरम का लोकल चेक है, तो यहाँ पर आपने डाला, अब हमको कुरियर करके ये वापस वहां पर भेजना पड़ेगा, वो पूरा फाइल दफ्तर वगैरह। सो दिस फॉर अहमदाबाद दिस तिरुवनंतपुरम चेक इज कॉल्ड आउटस्टेशन चेक। तो इसके ऊपर इस प्रकार से, क्योंकि हमारा बैंक का ब्रांच वालों को कुरियर करना है, फाइल करना है, कलेक्शन चार्ज वो मांगेंगे। 25 रुपए भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की अमाउंट कितना है, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी मांगा जाता है। अब इससे विरुद्ध एट पार चेक, तो मतलब कि वो केरला का आदमी और उसके पास ऐसी चेक बुक है जहां पर कि मल्टी सिटी चेक पेएबल एट पार टू ऑल ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, तो वो जाके फिर अहमदाबाद में किसी को दे दे या कश्मीर में दे दे, हर एक जगह पे वो ऑनर हो जाएगा, कोई अलग से आउट स्टेशन चार्ज ब्रांच वाले मांग नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है। ऐसा मित्रों, बैंक मनी के अंदर हमने देखा पेपर ऑर्डर होता है और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है, बट ये नेफ्ट आरटीजीएस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन डन थ्रू दैट चेक सिस्टम। तो ये चेक का माइक्रो टेक्नोलॉजी वगैरह तो है, बट उसे और बढ़िया कैसे हम करें। मान लो आलोकनाथ दिल्ली के एक्सिस बैंक में उनका खाता है और वो अहमदाबाद आके जेठालाल से एक टेलीविजन खरीदते हैं और वो एक चेक उनको लिख के देते हैं एक्सिस बैंक का, जो कि दिल्ली के अंदर उनका खाता है। अब जेठालाल अहमदाबाद की एसबीआई ब्रांच में ये चेक जमा कराते हैं कि मेरे खाते में इतने पैसे जमा हो जाएं। तो पुराने वक्त में क्या होता था कि ये चेक उसको वापस वो लोग कुरियर करेंगे एंड देन लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन उसके बदले अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये अहमदाबाद के एसबीआई ब्रांच वाले ये चेक का केवल स्कैन इमेज बनाए और सीधा सीधा ईमेल में या किसी तरह से दिल्ली के एक्सिस बैंक के ब्रांच में पहुंच जाए और फिर वहां से वो लोग उसको ऑनर करके उस हिसाब से आपस में जो भी पैसा समझना है ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कि रादर देन सेंडिंग द फिजिकल कॉपी ऑफ चेक, वो एक स्कैन इमेज आप भेज दें, ठीक है ना, और उस हिसाब से ड्रॉई ब्रांच पैसा ट्रांसफर कर दे इन द प्रेजेंटिंग ब्रांच, दैट सिस्टम इज कॉल्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की ये संस्था इस पूरी सिस्टम को चलाती है। और जो फिजिकल चेक है वो हमेशा प्रेजेंटिंग ब्रांच में ही रहता है, वो पुरानी मतलब आलोकनाथ की ओरिजिनल ड्रॉई ब्रांच में वो जाने का जरूरत नहीं, केवल स्कैन कॉपी भेज दिया। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम के फायदे आप समझ सकते हैं कि फिजिकली चेक कुरियर से एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं पड़ता ब्रांच को, तो थेफ्ट, टेम्परिंग, कॉस्ट, स्पीड, अच्छे मुद्दे आपको पता चल जाएंगे। अब ये एनपीसीआई संस्था ने सभी बैंकों को बोला कि आप अपनी चेक जो डिजाइन है चेकबुक की उसमें थोड़ा और सुधार कर दो, ताकि जल्दी जल्दी उसका ओसीआर में डिटेक्शन हो जाए, उसको हम स्कैन करें तो जल्दी से वो कम साइज वाली फाइल बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चेकबुक ऐसी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर हैं और फूल, पत्तियां, मछलियां का डिजाइन है, एंड कंपेयर टू दैट कोई ऐसा सादे प्रकार की डिजाइन का चेक है, तो जल्दी से स्कैन भी हो जाएगा और साइज भी कम रहेगा। तो ये पुरानी चेकबुक से ये नई सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड वाली चेकबुक, उसको आप जब स्कैन करेगा ब्रांच तो पहले से कम किलोबाइट की फाइल बनती है, तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो सकता है। अभी आज की तारीख में आपको लगेगी कि ये 68 KB और उसके बदले 40 KB, क्या फर्क पड़ता है, इतनी कंजूसी क्यों। लेकिन मित्रों आप साल देखिए, क्या है 2010, तो अभी ये रिलायंस 4G का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर आना बाकी है। वो तो ब्रॉडबैंड और डायल अप का जमाना था, तो 68 का 40 भी हो गया, तो बैंकों के लिए तो बहुत बढ़िया बात थी कि जल्दी जल्दी पूरा नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाए। अब ये सीटीएस 2010 कंप्लाइंट चेकबुक दिखती कैसी है, तो कुछ इस तरह से सिस्टम होता है, अपने लिए खास काम का नहीं कि हाँ ये ऊपर यूवी में लोगो पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। एक ही चीज देखने लायक है कि ये नई चेकबुक में अदा करे उसके बाद में लिखा है र और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द न्यू रूपी सिंबल। न्यू रूपी सिंबल डिजाइन कैसे हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उन्होंने एक स्पर्धा रखी कि सभी लोगों से कि आप एंट्री डालिए, और एक डी उदय कुमार नाम के व्यक्ति का डिजाइन पसंद कर दिया गया कि ये देवनागरी लिपि में र है और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द न्यू सिंबल ऑफ रूपी। अब क्योंकि ये जुलाई 2010 के अंदर पूरा सिलेक्शन हो गया था, तो उसके बाद ये सीटीएस 2010 कंप्लाइंट चेकबुक जो बनती है वहां पर रूपी का ये नया सिंबल इस प्रकार से प्रिंट होके आता है। तो मित्रों, बैंक मनी और उसके अंदर ये पेपर ऑर्डर, उसका सबसे बड़ा उदाहरण चेकबुक, वो हमने समझ लिया। उसके अलावा भी बैंक मनी के पेपर ऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट, तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या अंतर है, चेक में भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता, डिमांड ड्राफ्ट में भी नहीं लगता, बट बैंक वाले आपको
वो डिमांड आप बना के देते हैं, उसका वो अलग से आपसे पैसा लेंगे डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। और चेक डिसऑनर हो सकता है अगर आपके खाते में पैसे ना हो, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट तो तभी बनेगा जब आप बैंक वाले को पैसा दोगे, सो डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं होता है। देन देयर इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब वो खास सुविधा रहती है व्यापारियों के लिए कि उनके करंट अकाउंट में पैसा ना भी हो तो भी वो निकाल सकते हैं। सो इट इज द एबिलिटी टू विड्रॉ एक्सेस ऑफ द बैलेंस। और आगे चल के जनधन अकाउंट में भी अगर व्यक्ति का पूरा ट्रांजैक्शन और क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है तो उसे 5,000 रुपए तक का वो गरीब आदमी को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया जाता है। खैर वो आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखेंगे। सो ऑल इन ऑल बैंक मनी तो वहां पर पेपर ऑर्डर की प्रमुख बात चेकबुक जो देखना था हमने पढ़ लिया। नाउ वी शैल फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये डिजिटल पेमेंट एंड IMPS एंड बीम यूपीआई ये सब बहुत ज्यादा चर्चा में है। सो वी हैव टू स्टडी दैट इन ग्रेटर डेप्थ।